हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे 600 से 1206 ईस्वी तक सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, समाज, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने राजपूतों के बारे में पढ़ा लास्ट लेसन में, हमने देखा कि किस प्रकार से राजपूतों के अधीन सामाजिक व्यवस्था तय थी, सांस्कृतिक व्यवस्था तय थी, कैसा समाज था उनके समय में और किस प्रकार की संस्कृति उजागर होती है। उस सब को डिटेल से पढ़ने के लिए जो है हम ये टॉपिक्स हमने शुरू किया है। इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, उसकी क्या विशेषताएं थी, समाज में स्त्रियों के व्यवहार के बारे में, उनके स्थान के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, उनके मनोरंजन, उनका भोजन, ये सारी चीजें किसी भी समाज के आधार को तय करती हैं, किसी भी सामाजिक जीवन की विशेषताएं होती हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे उस समय के समकालीन विभिन्न साहित्यकारों के बारे में और उनके द्वारा लिखे गए साहित्य के बारे में। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कि उस समय पे भवन निर्माण की जो नागर शैली मंदिर निर्माण के लिए भी काफी फेमस थी, तो वो शैली क्या थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजपूत काल के सामाजिक जीवन की विशेषताएं। पहली जो विशेषताएं हैं स्टूडेंट्स इसमें वो है जाति प्रथा। जाति प्रथा, जाति प्रथा के विषय में हम शुरू से ही पढ़ने लगे हैं। जब से हमने वैदिक समय को शुरू किया है पढ़ना, तभी से हम जाति प्रथा के कंसेप्ट को पढ़ने लगे। हमने देखा है कि ऋग्वेद में जो 10वां मंडल लिखा गया था, उसमें 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया था कि 4 वर्ण है, 4 वर्णों का उल्लेख हमने पढ़ा उसमें कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर से वैश्य की और पांव से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो वही वर्ण व्यवस्था यहाँ तक चली आ रही है। उसमें फर्क इतना आ गया था यहाँ तक आते आते कि यहाँ तक वो काफी सारी जातियों और उपजातियों में बट गए थे। वही था उनके कर्मों की, उनके कार्यों की यदि हम बात करें तो ब्राह्मण का काम था धार्मिक कृत्य करना, क्षत्रिय का काम था जिसमें राजा और सैनिक आते थे, क्षत्रिय का काम था लोगों की रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करना, शूद्र निम्न जाति के कहे जाने वाले लोगों का काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, शिक्षा से पूर्णतः वंचित रहना और एक नीच जीवन जीना। उस समय पे भी क्या था, अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते थे। अनुलोम विवाह के अकॉर्डिंग यदि उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की स्त्री विवाह कर लेती है, आपस में अंतर जातीय विवाह होते थे, इंटरकास्ट मैरिज, जो आजकल काफी प्रचलन में है। तो यदि उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की स्त्री आपस में विवाह कर लेती है तो निम्न कुल की स्त्री के जाति से ही उसकी संतान की जाति तय होती थी। ऐसे ही यदि पुरुष निम्न कुल का है और स्त्री कुलीन है, उच्च कुल की है, तो जाति तय होगी पुरुष की जाति से। कहने का अभिप्राय ये है कि समाज में जाति प्रथा की संकीर्णता देखी जा सकती है। एक छोटी सोच, छोटापन देखा जा सकता है कि निम्न कुल का व्यक्ति यदि उच्च कुल की स्त्री या उच्च कुल के पुरुष से वो विवाह कर लेते हैं तो उस बच्चे की जाति निम्न कुल वाले के साथ जोड़ करके मानी जाएगी, ना कि उच्च कुल वाले से, क्योंकि उसका माता या पिता एक तो उच्च कुल का था लेकिन फिर भी वैसा नहीं हुआ। इससे हम समझ सकते हैं कि जाति व्यवस्था कितनी ज्यादा संकीर्ण थी, कितनी ज्यादा
बुरे हालात में थी, जो आगे आने वाले समय में राजपूतों के लिए काफी हानिप्रद भी साबित हुई। आगे हम बात करते हैं मनोरंजन की। राजपूत समाज में भी मनोरंजन के लिए विभिन्न कृत्य किए जाते थे, चाहे वो नृत्य था, संगीत था, गायन था, घुड़दौड़ थी, या फिर ताश खेलना था, जुआ खेलना था। जुए के शौकीन जो है उस समय पे लोग होते थे, तो ये सारे उनके मनोरंजन के साधन थे। घुड़दौड़ मुख्यतः उनके मनोरंजन का हिस्सा था, सामूहिक रूप से वो करवाई जाती थी। और मनोरंजन के ही रूप में हम यदि ये बात करें कि उस समय पे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते थे जो उनके मनोरंजन के ही भाग रहे थे, हिस्से रहे थे। उसमें हम बात कर सकते हैं कि विभिन्न त्योहारों की, दिवाली थी, दशहरा था, होली थी, विभिन्न प्रकार के उत्सव थे, काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये जो उत्सव वो मना रहे थे, तो ये उनके मनोरंजन के मुख्य साधन रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं भोजन की, कि उनका भोजन कैसा रहा था। तो राजपूत जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह का भोजन खाना पसंद करते थे। उनके खाने में जौ, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन, ये उनके खाद्य पदार्थ थे जो काफी प्रमुख थे। बड़े चाव से वो खाते थे। घी, दूध, दही, ये भी उनके खाद्य पदार्थों के हिस्से थे। मांसाहारी भी वो थे, जिसमें वो सूअर, हिरन, बकरी का मांस खाना ज्यादा पसंद करते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह का जो है भोजन खाना पसंद करते थे, और वो बड़े चाव से भोजन खाते थे। धीरे धीरे करके जब वो जैन धर्म के प्रभाव में आए, कुछ एक राजपूत शासकों ने जैन धर्म को अपनाया, तो जैनी होने के बाद उन्होंने मांस खाना त्याग दिया। ऐसा जो है विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने अपने विवरणों में व्याख्या की है, लेकिन पूरे रूप से वो मांसाहारी नहीं थे, ऐसा हम कह नहीं सकते। अगला विशेषता है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति स्त्रियों की स्थिति काफी नाजुक थी उस समय के दौर में। यदि हम बात करें स्त्री शिक्षा की, तो केवल कुलीन वर्ग की स्त्रियों को ही पढ़ने का अधिकार था। निम्न कुल की स्त्री को कोई अधिकार नहीं था पढ़ने का। शिक्षा उस समय के अनुरूप ही दी जाती थी, जिसमें कि वैदिक शिक्षा हो गई, जिसमें विभिन्न कवित्रियों के भी नाम आते हैं, चाहे वो हम बात करें विभिन्न स्त्रियों में शीला की, सुभद्रा की, लक्ष्मी की, या फिर मोरिका की, विज्जिका की, ये उस समय की कवित्रियां थी। लेकिन ये केवल कुछ एक ही महिलाएं थी जो कुलीन वर्ग से संबंध रखती थी, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई, कविताएं करने लगी, कविताएं लिखने लगी, और आज हम उनका नाम इतिहास में एक पढ़ी लिखी कवित्री के रूप में चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में पूरे समाज की स्त्रियों को बराबरी का अधिकार था? बिल्कुल नहीं। स्त्रियों की स्थिति अगर हम कहें तो काफी अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक ही थी। अगर आज के समाज की हम बात करें, आज के समाज से उसकी तुलना करें, तो आज कौन सा सारी की सारी स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं? उनके साथ भी बहुत सारा ये जो कॉन्सेप्ट है स्त्री शिक्षा का, कहीं से भी शुरू कर लो, किसी भी समय से पढ़ना शुरू कर लो, ये बातें उलझ कर ही रह जाती हैं। इसमें दोषी कौन है? अगर हम देखें तो दोषी कहीं ना कहीं स्त्री भी होती है स्त्री शिक्षा के लिए, या फिर पुरुष तो हम मानते ही हैं कि जो अलग से जो अपोजिट जेंडर है वो इसके लिए काफी जिम्मेदार रहा है हमारे नजरिए से। लेकिन उसकी बात हम आज नहीं करते हैं, उसी समय की बात कर लेते हैं हम। स्त्री शिक्षा के लिए जिम्मेवार उस समय का जो वर्ग विभाजन था वो जिम्मेवार था, जिसमें उच्च कुल की स्त्रियों को ही शिक्षा का अधिकार था। यदि बात करें हम राजपूत स्त्रियों की, तो राजपूत स्त्रियां, राजघराने की जो स्त्रियां थी उनकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि निम्न
वर्ण की स्थिति काफी दयनीय थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब राजपूत जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति काफी अच्छी मानी गई है। क्यों मानी गई है काफी अच्छी? क्योंकि राजपूत स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, उनको अपना पति चुनने का अधिकार था, स्वयंवर होता था, स्वयंवर में उनको पूरी आजादी थी कि वो अपना पति, अपना पति का वर्ण करे, अपने वर को चुन सके। इसके साथ साथ यदि वो शिक्षित है, अस्त्र शस्त्र चलाना उसने अपने पिता के सानिध्य में सीख लिया है, तो आगे आने वाले समय में हमने देखा भी है कि बहुत सारी राजपूत वीर स्त्रियां हुई हैं जो अपने पति के साथ, राजा के साथ प्रशासन में भागीदारी उन्होंने दिखाई है। फिर एक और प्रथा थी राजपूतों में कि यदि किसी राजा की किसी कारणवश मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को, जो राजपूत स्त्री थी, उसको उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता, जो सती प्रथा का घोतक है, सती प्रथा का उदाहरण है। लेकिन राजपूतों में एक और गलत प्रथा थी, जौहर प्रथा। जौहर प्रथा कैसी प्रथा थी कि राजपूत स्त्रियां, जब उनको ये लगता था कि उनके पति युद्ध में गए हुए हैं, युद्ध क्षेत्र में राजपूत सेना थी, राजपूत राजा था, वो सारे राजा और सैनिक गए हुए हैं और उनको ये सूचना दे दी जाती किसी एक सैनिक के द्वारा कि वो हार रहे हैं या वो मर रहे हैं, वो हार जाएंगे, विजय श्री उनके हाथ नहीं आएगी, तभी राजपूत रानी और समस्त उसकी दासियां, जो उन सैनिकों की पत्नियां होती, वो सामूहिक आत्मदाह कर लेती, जो जौहर प्रथा जिसको हम कहते हैं। तो सामूहिक रूप से अपने शरीर को भस्म करने की जो प्रक्रिया थी वो राजपूतों में काफी प्रचलित थी, जौहर प्रथा काफी प्रचलित थी। तो वो स्त्रियों की स्थिति को दर्शाती है कि कितनी हीन स्थिति रही होगी स्त्रियों की, तो अच्छी स्थिति नहीं थी। अगला जो पॉइंट है, अगला है वेशभूषा। वेशभूषा, वेशभूषा में हम बात कर सकते हैं उनके पहनावे की कि उनका पहनावा क्या था। वही था पुरुष जो उच्च कुलीन वर्ग से संबंधित थे। वो लंबा कोट पहनते थे, पैजामा या पैंट नुमा वस्त्र पहनते थे, सिर पे टोपी पगड़ी धारण करते थे, और जो निम्न कुल के थे वो धोती कुर्ता पहनते थे। उच्च कुल के पुरुषों के जो वस्त्र होते थे वो मलमल के होते थे, और निम्न कुल के जो लोग, जो आम सामान्य जनता कपड़े पहनती थी, वो सूती कपड़े के होते थे, सूती कपड़े के बने हुए होते थे। फिर हम बात करें स्त्रियों की, उच्च कुल की स्त्रियां मलमल से बने हुए घाघरा चोली, सुंदर जो है साड़ियां, आभूषण इत्यादि पहनती थी, हीरे रत्नों जड़ित आभूषणों को धारण करती थी। इसके विपरीत यदि हम निम्न कुल की स्त्रियों की बात करें तो निम्न कुल की स्त्रियां सूती घाघरा चोली, सूती साड़ियों से अपने शरीर को लपेटे रखती थी। आभूषणों के रूप में यदि हम बात करें तो वो शीशे से बने हुए आभूषण धारण करती थी। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि समाज में जो उच्च या निम्न का जो वर्ग था वो काफी विभेद पूर्ण स्थिति थी। अगला हम पॉइंट बात करते हैं इसमें अतिथि सत्कार की। अतिथि सत्कार, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कई बार देखा भी है, बहुत सारे शो आते हैं राजपूतों के समाज को दर्शाने के लिए, उसमें भी देखा है, बहुत सारी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उसमें भी लिखा है कि राजपूत की मेहमान नवाजी बड़ी खास होती थी। यदि मेहमान के रूप में उनके सामने शत्रु भी आ गया तो उसको भी वो बहुत ही अच्छा आदर सत्कार के साथ रखते थे और पूरा आदर सम्मान उसका वो करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतिथि देवो भव की जो प्रचलित जो एक उक्ति है वो इन पे पूर्ण रूप से लागू होती है कि देवता मानते थे वो अतिथि को और खूब उनका आदर सत्कार करते थे। अगला पॉइंट है वीर और ईमानदार। राजपूत शासक पूर्णतः वीर होते थे, ईमानदार होते थे। यदि शत्रु सोया हुआ है
या फिर वो घायल है तो राजपूतों की शान के खिलाफ था उसके ऊपर वार करना। वो सोए हुए घायल पे कभी भी वार नहीं करते थे, पीछे से कभी भी वार नहीं करते थे, धोखे से कभी भी किसी को नहीं मारते थे। उनका ये था कि यदि हम वीर हैं तो हम चुनौती देंगे, युद्ध की चुनौती देंगे, युद्ध होगा और हमारे अंदर यदि सामर्थ्य है तो हम जीतेंगे और जीत करके ही अपने विजय श्री को पाएंगे। धोखे से जीती हुई जीत कोई जीत नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयां। उस समय के समाज में कुछ एक सामाजिक बुराइयां भी देखी जा सकती हैं, जैसे कि जो उच्च कुल के पुरुष थे वो काफी विलासिता का जीवन जीते थे, शराब में नशे में लीन रहते थे। राजा या सामंत लोग एक से अधिक विवाह कर सकते थे, आम जनता में एक ही विवाह प्रचलित था। लेकिन यदि हम देखें स्त्रियों की स्थिति के बारे में तो कन्याओं के खिलाफ उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि कन्या बोझ है, तो कन्या के जन्म लेते ही कई बार उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो उस समय के समाज में ये कुछ एक बुराइयां प्रचलित थी। और कुछ एक ऐसी लोग जो कि नीच का जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन काफी अपमानजनक था, उनको किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था। यदि हम बात करें शिक्षा की, उच्च कुल के पुरुष, उच्च कुल की स्त्रियां शिक्षा की अधिकारिणी थे। निम्न कुल के पुरुष, निम्न कुल की स्त्रियों को किसी भी तरह का शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। यदि किसी समाज में जो उच्च कुल का था, बेटी का जन्म काफी गलत माना जाता था, ये कहें तो गलत होगा। निम्न कुल में ये बुराई थी कि उनको पारिवारिक खर्चा उनके पास होता था नहीं, परिवार बढ़ते देखते तो कन्या का वो वध कर देते जब वो जन्म लेती, क्योंकि उनको ये था कि जब इसकी शादी करनी पड़ेगी तो उनको काफी खर्च उठाना पड़ेगा जो उनकी औकात से परे होता है। तो इस कारण से वो कन्या के जन्म लेते ही उसको मार देते थे। और ये नहीं था कि हर परिवार में ऐसा था, ये तो अपवाद होते हैं। कुछ एक परिवारों में जो बातें होती हैं वो अपवाद स्वरूप होती हैं। तो शिक्षा के बारे में यदि हम बात करें तो उच्च कुल की स्त्रियां ही शिक्षा की अधिकारिणी थी, उच्च कुल के पुरुष शिक्षा के अधिकारिणी थे, अपितु जो निम्न कुल की स्त्रियां थी उनको कोई अधिकार नहीं था। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि क्या उस समय पे स्कूल कॉलेज होते थे? स्कूल कॉलेज तो नहीं होते थे। धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि उस समय पे शिक्षा जो दी जाती थी उसमें क्या होता था, मटेरियल कंटेंट क्या होता था कि वेद पढ़ने होते थे, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था, नैतिक शिक्षा दी जाती थी, सैनिक शिक्षा दी जाती थी। तो ये उनके गणित की शिक्षा दी जाती थी, ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी, उनकी शिक्षा के मुख्य कंटेंट थे। किसी भी छात्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के घर रह करके ही उससे सीखना होता था। यदि उसका सामर्थ्य होता तो वो शिक्षा के बाद गुरु दक्षिणा दे देता, यदि सामर्थ्य न होता तो वो उसकी सेवा कर देता। तो यही जो है शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध थे। तो आज स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है राजपूत काल के सामाजिक जीवन की विशेषताओं के बारे में। आज के लिए जो हमने टॉपिक पढ़ा उसको आप अच्छे से पढ़ के देखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं अपनी समस्याएं और पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।